नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस यूट्यूब चैनल पर इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है और वर्तमान में 3 सीरीज हम लोग चला रहे हैं। पहली तो चला रहे हैं कि इतिहास जानने के साधन, तो उसमें दोस्तों हम लोग डिटेल से सभी एक एक टॉपिक पे चर्चा की है। दोस्तों उसका प्लेलिस्ट में एक फ़ोल्डर भी बना है। दूसरा दोस्तों हम लोग चर्चा कर रहे हैं स्टोन एज पे, हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नए सेगमेंट पे, नए टॉपिक पे शीघ्र ही हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग तीसरी जो हम लोगों की सीरीज चल रही है उसमें 2 लाख प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा कर रहे हैं पहले सेगमेंट पे इतिहास जानने के साधन। तो दोस्तों हमने आपको इतिहास जानने के साधन पे डिटेल से आपको बताया था। उसी में दोस्तों एक इतिहास जानने का साधन है तमिल साहित्य। तो तमिल साहित्य से दोस्तों क्या क्या हम लोग आपको चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ईसा के आसपास कौन कौन से तमिल साहित्य लिखे गए। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच कौन कौन से तमिल साहित्य लिखे गए। और उसके बाद दोस्तों इसके बाद एक बीच में सेगमेंट और आएगा, पूर्व मध्यकालीन कौन कौन से तमिल साहित्य थे और तमिल महाकाव्य कौन कौन से हैं। और दोस्तों शैव धर्म से रिलेटेड कौन से तमिल काव्य हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, और वैष्णव धर्म से रिलेटेड कौन से तमिल साहित्य हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न नेट, यूपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी को एग्जाम को ध्यान में रख के हम लोग यहाँ पे देखेंगे। आपको आगे बढ़ने से पहले बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि वहाँ पे इतिहास से संबंधित क्विज वगैरह चलती रहती है और कोई नई एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पहले प्राप्त हो जाती है। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पे। तो दोस्तों पहले तो आपको यही याद रखना है कि ये जो तमिल साहित्य है क्या। तो दोस्तों तमिल साहित्य क्या होते हैं, तो ये यहाँ पे लिखा ही है तमिल, यानी जो तमिल भाषा में लिखे गए साहित्य हैं वही तमिल साहित्य हैं। और ये कहाँ लिखे गए दोस्तों, दक्षिण भारत में। तो आप ये याद रखिए कि दक्षिण भारत के प्राचीनतम साहित्य आरंभिक तमिल भाषा की रचनाओं के रूप में उपलब्ध हैं। और ये दोस्तों संगम साहित्य भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि संगम साहित्य कौन से साहित्य होते हैं, तो दोस्तों क्या आंसर होगा, तमिल साहित्य। और ये तमिल तमिल अब हम चर्चा करते हैं कि ये तमिल साहित्य कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों ये तमिल ग्रंथ हैं, और ये तमिल संगम साहित्य में कौन कौन से वंश के ये तमिल ग्रंथ हैं। नंबर 1 चोल, चेर, पांड्य। तो दोस्तों ये जो तमिल ये संगम साहित्य हैं, ये बेसिकली 4 राजवंशों में लिखे गए हैं। कौन कौन से, चोल, चेर और पांड्य। तो आपको ये याद रखना है कि ये तमिल साहित्य कब लिखे गए, तो दोस्तों ये संगम काल में लिखे गए। संगम काल कब था, चोल, चेर, पांड्य। तो दोस्तों इनमें क्या है, इनमें राज्यों के साथ साथ रोमन व्यापार की जानकारी मिलती है। किसमें मिलती है, तमिल साहित्य में। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो तमिल साहित्य थे या संगम साहित्य थे, इन्हें क्लासिकल तमिल साहित्य भी कहा जाता है। अगर दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि क्लासिकल तमिल साहित्य किसे कहा जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा संगम साहित्य। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो आप लोगों ने पढ़ा है संगम साहित्य, तो संगम मतलब क्या होता है दोस्तों, मिलन। तो किसका मिलन, चोर, चेर, पांड्य राजाओं के जो मतलब साहित्यकार थे, इनका मिलन होता है। तो दोस्तों अभी तक कितने संगम हुए, कितने मिलन हुए, तो 3 हुए हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए कुल कितने संगम, संगम मतलब विद्युत जनों की संगति, तो दोस्तों 3 संगम हुए। कब संगम हुए, एक प्रथम संगम हुआ, द्वितीय संगम हुआ, तृतीय संगम हुआ। तो प्रथम संगम दोस्तों मदुरई हुआ, द्वितीय कपाटपुरम, तृतीय मदुरई। तो दोस्तों ये सिविल सर्विस के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो आपको ये याद रखना है कि तीसरा संगम मदुरई में हुआ। पहला संगम दोस्तों मदुरई में हुआ, और तीसरा संगम, पहला संगम कब हुआ, 4440 ईसा वर्ष पूर्व, और दूसरा संगम हुआ कपाटपुरम में 3700 वर्ष पूर्व, और तीसरा संगम हुआ मदुरई 1850 वर्ष पूर्व। तो आपको ये तो याद हो गया कि दोस्तों संगम साहित्य को तमिल साहित्य कहते हैं, 3 संगम हुए हैं। अब दोस्तों ये एग्जाम में आपको याद रखना है कि एग्जाम में अगर पूछा जाए किस संगम के कुछ राजाओं और कवियों की ऐतिहासिकता सिद्ध हुई, किस संगम में कुछ राजाओं और कवियों की इतिहास सिद्ध हुई, तो दोस्तों तृतीय संगम जो हुआ था, तीसरा संगम हुआ था, ये जो मदुरई वाले, इसमें जो राजा और कवियों की क्या हुई, ऐतिहासिकता सिद्ध हो गई थी। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है संगम साहित्य से रिलेटेड कि संगम साहित्य की तुलना किससे की जाती है, तो दोस्तों होमर युगीन वीर गाथाओं से।
तो आपको ये भी याद रखना है। तो इस स्लाइड में दोस्तों आपको क्या याद रखना है, तमिल साहित्य दोस्तों बेसिकली क्या है, संगम साहित्य है। और ये संगम साहित्य ये चोल चेर पांडे के राज्यों के साथ रोमन व्यापार की जानकारी दी गई है। ये संगम साहित्य कहाँ कहाँ हुए आपको ये देखना है, टाइम पीरियड देख लीजिएगा, ये क्रोनोलॉजी देख लीजिएगा। और दोस्तों ये तीसरे संगम में ऐतिहासिकता सिद्ध हुई, ये देख लीजिएगा। अब हम लोग दोस्तों चर्चा करते हैं कि सबसे पहले कौन कौन से तमिल साहित्य लिखे गए। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लीन बोल्ड होने वाला। क्या क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न है कि संगम साहित्य की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो दो पुस्तकें संगम साहित्य की मेन है। कौन कौन सी, इत्तू तोकई और पतुत पाट। तो दोस्तों ये दोनों के नाम आपको इत्तू तोकोई और पतुत पाट आपको याद रखने हैं। और ये दोनों संगम साहित्य की रचना कब हुई, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य। तो आपको ये भी याद रखना है। और ये दोस्तों घटना चक्र का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि तोलकापियम नामक प्रसिद्ध तमिल व्याकरण ग्रंथ किसके अंतर्गत आता है। तो दोस्तों संगम साहित्य। तो दोस्तों एग्जाम में यही पूछा जाता है कि तोलकापियम कौन कैसा ग्रंथ है। तो एग्जाम में आपको आंसर क्या करना है कि व्याकरण, तोलकापियम कैसा है, व्याकरण का ग्रंथ है। और आपको ये संगम साहित्य भी याद रखने हेतु तो कोई और पतुत पाठ। दोस्तों अब आपको याद रखना है कि संगम साहित्य के काव्य जो हैं कितनी श्रेणियों में बांटे गए हैं। तो संगम साहित्य दोस्तों कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 होता है अकम, दूसरा होता है पुरम। दोस्तों जो अकम होते हैं ये प्रेम के साहित्य होते हैं, और पुरम क्या होता है, युद्ध का साहित्य होता है। तो ये आपको पुरम बहुत याद रखना है, एग्जाम में यही पूछा जाता है कि पुरम साहित्य संबंधित है युद्ध से, प्रेम से, कला से। तो पुरम किससे हैं, युद्ध के साहित्य हैं। दोस्तों अगला प्रश्न ये है, पूछा जाता है कि किन संगम साहित्य को जनकाव्य की संज्ञा दी गई है। तो जनकाव्य की संज्ञा किसे दी गई है, पुरम साहित्य को। पुरम साहित्य कौन कौन से होते हैं, युद्ध के साहित्य होते हैं। अगर पुरम साहित्य से रिलेटेड और कैसे प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है कि नैतिक शास्त्र, राजनीति, समाज, शासक संबंधित विषयों पर लिखे गए संगम साहित्य कौन से हैं। तो दोस्तों पुरम साहित्य। पुरम कौन से साहित्य होते हैं, युद्ध के साहित्य, आपको याद रखना है। दोस्तों पुरम साहित्य से रिलेटेड एक ऐसा भी प्रश्न पूछा जा चुका है, वह संगम काव्य कौन से हैं जिन्हें लोकगीतों और गाथाओं की तर्ज पर लिखा गया, जिनका मौखिक श्रुति के रूप में अनिश्चित काल से प्रचलन रहा है। दोस्तों पुरम साहित्य। तो आप लोग देखें कितने तरीके से पुरम साहित्य। तो आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना है कि संगम साहित्य की प्रमुख पुस्तकें दोनों याद रखनी है, इन दोनों की रचना कब हुई ये याद रखना है। तोलकापियम ये व्याकरण का ग्रंथ है, ये याद रखना है। और ये संगम साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है, अकम और पुरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे अच्छे अच्छे। और ये पुरम से कौन कौन से प्रश्न 3 पूछे गए हैं ये याद रखने हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग ये चर्चा कर ही चुके हैं। दोस्तों पुरम से एक बार ऐसा भी प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि वह संगम काव्य कौन सा है जिन्हें लोकगीतों गाथाओं की तर्ज पर लिखा गया, जिनका मौखिक श्रुति के रूप में अनिश्चित काल से प्रचलन रहा है। दोस्तों पुरम साहित्य। पुरम साहित्य दोस्तों कौन कौन से होते हैं, युद्ध के साहित्य होते हैं। दोस्तों ये है क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न, और अच्छे अच्छे हो गए इसमें क्लीन बोल्ड। क्या प्रश्न पूछा गया कि अकम काव्यों में विविध भावों की अभिव्यक्ति हेतु ऐसी उपमाओं का प्रयोग किया गया है जो किसी न किसी भौगोलिक संरचना से संबंध है, इन्हें क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तिनोई। तिनोई आंसर होगा, एग्जाम में आया और इसमें हो गए लोग क्लीन बोल्ड। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि वीर रस काव्य में लिखे जाने वाला पहला तमिल काव्य जो प्रशस्ति के रूप में लिखा गया कौन था दोस्तों, पाटन। तो ये पाटन को याद रखना, पाटन क्या है, प्रशस्ति के रूप में लिखे जाने वाला तमिल साहित्य। और कौन से रस का प्रयोग हुआ, वीर रस। तो दोस्तों ये आपको इस स्लाइड में तीनों प्रश्नों को याद रखना है। अब दोस्तों हम लोग अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे कि 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में कौन कौन से तमिल ग्रंथ लिखे गए हैं, क्योंकि उनसे एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में कौन कौन से तमिल ग्रंथ लिखे गए हैं। दोस्तों आपको याद रखना ये लिखे क्यों गए हैं। दोस्तों इनकी इस काल की रचनाएं नैतिक और दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। तो आप तो ये तो समझ गए होंगे कि पहले 5वीं से 6वीं शताब्दी में क्यों लिखे गए। दोस्तों 5वीं और 6वीं शताब्दी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, कुरल आता है, शिल्पाधिकारम आता है, मेखले की रचना आती है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कुरल, शिल्पाधिकारम और मणि मेखले की रचना किस काल में की गई, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 5वीं से 6वीं शताब्दी। बहुत बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है ये, अच्छे अच्छे क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। तो कुरल और शिल्पाधिकारम और मणि मेखले की रचना किस काल में हुई, 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में।
दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि किस तमिल साहित्य को त्रिवर्ग में रखा गया है। त्रिवर्ग दोस्तों क्या होता है? धर्म, अर्थ और काम। तो दोस्तों ये कुरल को रखा गया है। कुरल कब लिखा गया है? 5वीं से 6ठी शताब्दी के मध्य। दोस्तों कुरल से रिलेटेड एक बार ऐसे भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि तमिल साहित्य को बाइबिल, पंचम वेद और लघुवेद किसे कहा जाता है? दोस्तों कुरल को। दोस्तों एक एक बार ये तो बहुत बार प्रश्न पूछा चुका है, घटना चक्र में भी दिया हुआ है कि तिरुकुरल के रचनाकार कौन है? तो तिरुवल्लुवर। दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तमिल साहित्य, ना कि संगम लिटरेचर। जब हम लोग संगम काल पढ़ेंगे तो उसे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपको इस स्लाइड में दोस्तों क्या याद रखना है? ये 5वीं से 6ठी शताब्दी में जो तमिल साहित्य लिखे गए, कुरल, शिल्पाधिकारम, मणिमेखले, और ये कुरल के 2 प्रश्न और तिरुवल्लुवर, ये तिरुकुरल के रचनाकार। आपको इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि तमिल महाकाव्य कौन कौन से होते हैं, क्योंकि इनसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों तमिल महाकाव्य एक तो शिल्पाधिकारम आता है, दूसरा मणिमेखले आता है। तो शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन है? इलंगो आदिगल। इन्हें दोस्तों इलन कोवितिकल भी कहा जाता है। ये दो इलंगो आदिगल दोस्तों क्या है? एक सन्यासी राजकुमार है। दूसरा तमिल महाकाव्य मणिमेखले, इसकी रचना की है शीतले सत्यनारायण ने। तो दोस्तों अब एग्जाम से रिलेटेड ये प्रश्न पूछे गए हैं और लोग हो गए हैं क्लीन क्लीन बोल्ड। तो आपको ये तो आदि रखना है कि शिल्पाधिकारम के लेखक इलंगो आदिगल हैं और मणिमेखले के लेखक शीतले सत्यानारायण हैं। अब दोस्तों एग्जाम में क्या प्रश्न पूछा गया कि तमिल साहित्य का इलियड कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? शिल्पाधिकारम, लेखक इलंगो आदिगल। अगर पूछा जाए कि तमिल साहित्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? तो मणिमेखले, मणिमेखले के लेखक शीतले सत्यानारायण। अगर दोस्तों पूछा जाए कि तमिल साहित्य का आगस्तक युग कहाँ है? तो ये 2वीं शताब्दी ईसा को। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट तीनों प्रश्न है, आप लोग इसका नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि शिल्पाधिकारम से क्या प्रश्न पूछे गए हैं और मणिमेखले से क्या प्रश्न पूछे गए हैं, और शिल्पाधिकारम की कहानी और मणिमेखले में क्या लिखा है। दोस्तों जो हम लोग आपको संगम काल पढ़ाएंगे या चोल चेर पढ़ाएंगे तो मैं आपको शिल्पाधिकारम की कहानी भी सुनाऊंगा। यहाँ सिर्फ आपको फैक्चुअल नॉलेज दे रहा हूँ, क्या क्या और एग्जाम में प्रश्न पूछे गए उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों पहला शिल्पाधिकारम से यही प्रश्न पूछा जाता है कि शिल्पाधिकारम के पात्र कौन कौन से हैं, मतलब इसमें कौन कौन से जो शख्सियत हैं जिनके बारे में लिखा गया है। तो दोस्तों कन्नगी के बारे में लिखा गया है, कोवलन लिखा गया है और माधवी लिखा गया है। दोस्तों ये कन्नगी होती है, कोवलन की पत्नी होती है और पतिव्रता नारी होती है। माधवी दोस्तों क्या है? बेश्या है, एक हाई प्रोफाइल बेश्या। और वो कोवलन से क्या कर लेती है? विवाह। मैं इसकी कहानी आपको बहुत डिटेल से आगे सुनाऊंगा किसी, जब हम लोग संगम काल पढ़ेंगे। तो आपको ये याद रखना है, ये आप पात्र याद रखिएगा क्योंकि ये पात्र वहाँ काम आएंगे। तो शिल्पाधिकारम के पात्र कौन कौन से हैं? कन्नगी है, कोवलन है और माधवी है। दोस्तों अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि शिल्पाधिकारम में किस राज्य की जानकारी प्राप्त होती है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा मदुरई। मदुरई किसकी राजधानी है? पांड्य राजधानी की। अगर पूछा जाए कि पांड्य राज्य की राजधानी क्या है, तो मदुरई। दोस्तों मणिमेखले से क्या प्रश्न पूछा गया है कि मणिमेखले के पात्र कौन कौन से हैं? तो उदय कुमार और मणिमेखलई। मणिमेखलई दोस्तों कौन है? ये कोवलन और माधवी की जो पुत्री होती है यही मणिमेखलई होती है, और एक ये उदय राजकुमार होता है। दोस्तों मणिमेखले से रिलेटेड ऐसे भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि मणिमेखले में किन राज्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है? तो दोस्तों मदुरई और कांची। कांची किस कहाँ है? पल्लव। तो आपको ये भी याद रखना है। दोस्तों अब आपको याद रखना है कि जो ये शिल्पाधिकारम थी ये दोस्तों बौद्ध साहित्य है, और जबकि मणिमेखले क्या है? इस पे जैन का प्रभाव है। तो ये बेसिक जानकारी है। तो दोस्तों आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना है? ये शिल्पाधिकारम के लेखक और मणिमेखले के लेखक याद रखने हैं। ये तीनों प्रश्न याद रखने हैं, एग्जाम में तीनों पूछे जा चुके हैं। और ये आपको एक बेसिक जानकारी दी गई है, एग्जाम में ये पूछे नहीं गए हैं। पूछे जाने की हो सकती पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको ये देख लेना है आपको, जिससे आगे आप पढ़ाई करेंगे तो आपको फायदा होगा। अब दोस्तों हम लोग अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे कि पूर्व मध्यकालीन कौन कौन से तमिल साहित्य से और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं उनका करेंगे पोस्टमार्टम। तो दोस्तों पूर्व मध्यकालीन तमिल साहित्य में कौन कौन सा आते हैं? तो आपने जब हम लोग वैष्णव धर्म या शैव धर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जो पूर्व मध्यकालीन तमिल साहित्य आते हैं तो इसमें अलवार आते हैं और नैनार आते हैं। अलवार को दोस्तों वैष्णव भी कहते हैं और नैनार को शैव कहते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अलवार होते हैं वैष्णव, शैव। तो दोस्तों अलवार क्या है? वैष्णव। और नैनार क्या है? शैव। तो दोस्तों इन संतों की रचनाओं के जीवन चरित्र का वर्चस्व रहा कब?
पूर्व मध्यकालीन। तो पूर्व मध्यकाल में कौन कौन से वैष्णव धर्म तमिल साहित्य लिखे गए, और फिर अगली स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से शैव साहित्य लिखे गए तमिल तमिल भाषा में। तो दोस्तों वैष्णव जो तमिल साहित्य लिखे गए, तो इसमें प्रश्न यही पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम वैष्णव तमिल रचनाओं का आरंभिक लेखन किनके द्वारा किया गया है। जो वैष्णव धर्म था इसमें तमिल भाषा में किसने सबसे पहले लिखा, तो सबसे पहले लिखा पेलवान ने, पुतुलवान ने, पोइकेलवान ने। दोस्तों ये आपको नाम याद रखने होंगे, अगर आप एक दो बार पढ़ भी लेंगे तो आप एग्जाम में आप सही कर देंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रटिए आप। ये दोस्तों आपको एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लीन बोल्ड होने वाला। क्या प्रश्न है कि 10वीं शताब्दी में आलवार रचनाओं का संकलन नलियर दिव्य प्रबंधम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद रखना है कि जो 10वीं शताब्दी की एक अलवार रचना थी, अलवार मतलब वैष्णव, तो ये इनकी एक किताब थी नलियर दिव्य प्रबंधन। तो ये नलियर दिव्य प्रबंधन किसने लिखी, तो दोस्तों नाथ मुनि की बहुत क्लीन बोल्ड होने वाली रचना है। आप लोगों को याद रखना है कि नाथ मुनि ने क्या लिखी, नलियर दिव्य प्रबंधन। नलियर दिव्य प्रबंधन के बारे में भी हम आपको आगे एक वीडियो में बताएंगे विस्तार से। दोस्तों अगला प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि वैष्णव संतों का जीवन चरित्र संग्रह कौन सा है। तो वैष्णव जो संत हैं उनके जीवन चरित्र के बारे में किसमें लिखा गया है, तो अलवार वेव पम। तो आपको अलवार पे वेव पम याद रखना है। तो आपको ये प्रश्न तमिल साहित्य के तो मिलेंगे ही ऐसे। और ये दोस्तों तमिल साहित्य से यूजीसी नेट वगैरह में इस समय अब ये 2-3 साल से क्या हो रहा है कि यूजीसी नेट में साउथ की जो हिस्ट्री है उस पर बहुत फोकस कर रहे हैं, और नॉर्थ वाले हो रहे हैं क्लीन बोल्ड। तो आप लोग ये बहुत डिटेल से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि वैष्णव से रिलेटेड कौन कौन से ये नलियर दिव्य प्रबंधन किसने लिखी, नाथ मुनि ने। अब दोस्तों हम लोग अगली स्लाइड में चर्चा करते हैं कि ये तो हो गए वैष्णव तमिल साहित्य, और ये कब लिखे गए, पूर्व मध्यकाल में। अब लोग हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि शैव धर्म से रिलेटेड कौन से तमिल साहित्य लिखे गए पूर्व मध्यकाल में। तो दोस्तों यही पूछा जाता है कि शैव भक्ति परंपरा की शुरुआत किसने की, तो दोस्तों की ये तिरुमूलार ने और करईकाल अम्मैयार ने। तो आप इन दोनों का नाम याद रखिएगा कि शैव भक्ति परंपरा की शुरुआत किसने की, तिरुमूलार और करईकाल अम्मैयार। अब दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसमें हो जाते हैं लोग क्लीन बोल्ड कि नंबी अंडार नंबी द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई, तो इन्होंने की गई है तिरुमरई। दोस्तों टीजीटी पीजीटी में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 10वीं सदी में नयनार संतों की काव्य मतलब जो था नंबी अंडार नंबी के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई, तिरुमरई। तो आपको ये याद रखना है। और दोस्तों अगर ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि शैव संतों के चरित्र पर किसने तिरुंडोडार तिरुबतंती किसने लिखी, नंबी अंडार नंबी। तो नंबी अंडार ने कौन कौन सी किताब लिखी, एक तो तिरुमुरई लिखी और एक लिखी है तिरुत्तोंडार तिरुंत बदंती। तो आपको ये दोनों किताब का नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नंबी अंडार नंबी वाला। दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि 12वीं सदी में शैव तमिल संतों की रचनाओं का संग्रह पेरियम पुराणम किसके द्वारा लिखा गया, तो दोस्तों सेकलियार। बहुत इंपॉर्टेंट ये दोस्तों, तमिल और संगम में नाम तो सब ऐसे ही हैं टफ, आपको ये याद करने पड़ेंगे। हम लोग जब संगम साहित्य पढ़ें, संगम वंश पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल वे में पढ़ा दूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है लिटरेचर निकल जाएगा। तो 12वीं सदी में शैव तमिल संतों की रचनाओं का संग्रह किसमें, पेरियम पुराण, और किसने लिखा, सेकलियार। आपको इनका नाम याद रखना है। तो दोस्तों इस स्लाइड में आपको याद क्या रखना है, ये शैव भक्ति परंपरा की शुरुआत दो लोगों ने की, इनका नाम याद रखना है। नंबी अंडार नंबी की ये दो रचनाएं, एक ये एक तिरुमरई, इन दोनों का नाम याद रखना है। और पेरियम पुराण के लेखक याद रखने हैं, सेकलियार। दोस्तों अब अगली स्लाइड में हम लोग चर्चा करेंगे कि अन्य क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपको ये पेरियम पुराण के लेखक तो मैंने आपको बताए हैं पिछली स्लाइड में। अगर ये प्रश्न पूछा जाए किस तमिल साहित्य में पूर्व मध्ययुगीन दक्षिण भारत के सामाजिक इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो दोस्तों इसके आंसर क्या होगा, पेरियम पुराण। दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में कि पूर्व मध्यकाल में तमिल काव्यों की एक नवीन श्रेणी का आविर्भाव हुआ, तो उसे क्या कहा जाता था। तो दोस्तों तमिल काव्य की जो नवीन श्रेणी उत्पन्न हुई थी उसे कलमपक्कम कहा जाता है, कोबई कहा जाता है, उलाई कहा जाता है, टुटुक काव्य। तो ये 4 आंसर ये दिए थे। इसी तरीके से ये 4 आंसर एक ऑप्शन में दिए थे और 3 ऑप्शन अन्य दिए थे। तो ये पहला आंसर सही था। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि कोवई प्रकार की प्रमुख रचना पंतिकोवई की रचना किस पांड्य शासक के सम्मान में की गई। तो दोस्तों कौन पांड्य शासक था, नेतुमरन। तो आपको ये नेतुमरन का याद रखना, ये पांड्य शासक था और इनके सम्मान में किसने रचना की, कौन सी रचना हुई, पंतिकोवई। तो ये भी याद रखना है।
दोस्तों अगला प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि भगवान शिव की स्तुति के लिए तिरुक्कोबैयार 9वीं शताब्दी में ये लिखी गई, इसकी रचना किसने की? तो तिरुक्कोबैयार किसने लिखी? दोस्तों मणिक वाचकर ने लिखी। तो आपको ये तिरुक्कोबैयार के लेखक याद रखने हैं, मणिक वाचकर। दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी रचनाएं देवताओं की प्रतिभाओं के सम्मान में निकाले गए जुलूस की दौरान स्तुति के लिए प्रस्तुत की जाती हैं, आप ये प्रश्न समझिए कि जो देवताओं की मतलब जुलूस वगैरह निकलता था तो उनके सम्मान में कौन सी रचनाओं की प्रस्तुति की जाती है? तो दोस्तों उला। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सब प्रश्न दोस्तों बहुत टेक्निकल क्वेश्चन है और अच्छे अच्छे लोग इसमें क्लीन बोल्ड होते हैं तमिल लिटरेचर में। दोस्तों आपको ये सब अच्छे से नोट्स बना के तैयार करना है कंटेंट। आप जब कई बार एक चीज़ को पढ़ेंगे या इस वीडियो को बार बार चला के देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है कि ईश्वर या प्रेमी प्रेयसी के दिए गए संदेश के रूप में किनकी रचनाएं की गई हैं? दोस्तों टुट्टू काव्य। तो आपको ये भी याद रखना है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि अब आपको एक स्लाइड के रूप में बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको बहुत याद ही रखना है, इससे पहले आपने जो पढ़ा वो चाहे याद रहे ना रहे, लेकिन ये आपको जरूर याद रखना है क्योंकि ये तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों ये रचनाएं हैं और ये रचनाकार हैं और ये संबंध किससे हैं उसकी और रचना काल देखेंगे। तो रचनाएं हैं नलियर दिव्य प्रबंधम, मैंने आपको बताई है, नाथ मुनि आपको याद रखनी है। अलवार रचना है और ये कब लिखी गई? 10वीं शताब्दी में। तिरुमुरई किसकी है? नंबी अंडा नंबी की। ये किसकी है? शैव नयनार की है, ये भी 10वीं शताब्दी में लिखी गई। तो आपको नलियर दिव्य प्रबंधम और तिरुमुरई के लेखक याद रखने हैं और याद ही रखने हैं आपको। अन्य तमिल ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो कलिंग तुपर्णी है और वीर सोलियम है। तो कलिंग तुपर्णी के लेखक कौन है? जे गोंडार हैं। जे गोंडार की कब है? 11वीं शताब्दी में इन्होंने लिखी। और वीर सोलियम कौन किसने लिखी? बुद्ध मित्र ने लिखी। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीन बोल्ड होने वाला। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे कि जेगोंडार की एक कलिंग तुपर्णी है, इससे एग्जाम में अभी तक क्या क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये कलिंग तुपर्णी से अच्छे अच्छे लोग क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या याद रखना है? तो दोस्तों आपको यही याद रखना है कि तमिल में लिखी गई राजकीय जीवन चरितों से नंदी कलपक्कम, जिसे 9वीं शताब्दी में किस पल्लव शासक की प्रशस्ति है? तो दोस्तों नंदी वर्मन तृतीय। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, टीजीटी के एग्जाम में, जिन लोगों का प्राचीन इतिहास है। तो तमिल में लिखी गई राजकीय जीवन चरित्रों में नंदी कलपक्कम 9वीं शताब्दी में किस पल्लव शासक की प्रशस्ति है? तो नंदी वर्मन तृतीय। तो दोस्तों ये प्रशस्ति दे दी जाएगी, उसमें शासक ऑप्शन में दिए होंगे तो आपको टिक मानना है नंदी वर्मन तृतीय। और ये नंदी वर्मन तृतीय किस वंश के हैं? पल्लव शासक हैं। अब दोस्तों बहुत क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न है। क्या आया है कि 11वीं सदी में जो जेगोंडार थे, मैंने आपको बताया था, तो जेगोंडार की एक रचना थी, मैंने आपको बताई थी पिछली स्लाइड में, कलिंग तुपर्णी। तो दोस्तों कलिंग तुपर्णी में क्या लिखा है? तो दोस्तों एक चोल राजा है, दूसरे हैं कलिंग राजा। तो चोल राजा कौन से हैं? कुलोतुंग प्रथम। और कलिंग राजा दोस्तों कौन है? अनंत वर्मन चोड़गंग। तो इनके बीच में युद्ध का वर्ण है और जिसमें किसके पक्ष में युद्ध रहा? चोलों के पक्ष में। तो आपको इस स्लाइड में बस यही याद रखना है कि ये जेगोंडार की जो रचना है कलिंग तुपर्णी, तो कलिंग के राजा तो कौन थे? अनंत वर्मन चोड़गंग। और चोल राजा थे कुलोतंग प्रथम। इनके युद्ध के बारे में किसमें लिखा है? कलिंग तुपर्णी। और कलिंग तुपर्णी किसकी रचना है? जेगोंडार की। और कलिंग तुपर्णी कैसी रचना है? तमिल साहित्य। दोस्तों ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, अगर कलिंग तुपर्णी से ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चोल सम्राट कुलोतुंग प्रथम का कलिंग विजय का वर्ण किसमें है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कलिंग तुपर्णी। और कलिंग तुपर्णी के लेखक कौन है? जेगोंडार। और दोस्तों जेगोंडार की उपाधि भी एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि तमिल कवि जेगोंडार की उपाधि क्या थी, तो दोस्तों जेगोंडार की उपाधि थी कवि चक्रवर्ती। अब दोस्तों अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि किस चोल शासक की उपलब्धियों का वर्णन तमिल ग्रंथ वीर सोलियम में किया जाता है, तो दोस्तों वीर सोलियम में किया गया है वीर राजेंद्र का वर्णन। और वीर सोलियम दोस्तों है क्या, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो वीर सोलियम एक व्याकरण ग्रंथ है। दोस्तों आप लोगों ने जितने भी ये बहुत विस्तार से अगर ये वीडियो देखा है तो आप बताएं कि पहला तमिल व्याकरण ग्रंथ कौन सा है। मैंने आपको एग्जाम में बताया है, आप लोग कमेंट करके बताएं। दोस्तों आप ये हम लोग क्या कर लिए हैं? तमिल साहित्य।
तमिल साहित्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सबकी चर्चा की गई है। जितने भी नए प्रश्न बन सकते हैं उनकी भी चर्चा कर ली गई है। दोस्तों आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है वो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब हम किसी अन्य टॉपिक कन्नड़ साहित्य या किसी अन्य साहित्यों पर चर्चा करेंगे जिनसे इतिहास जानने के जो स्रोत हैं। थैंक यू दोस्तों, फिर किसी अन्य वीडियो में मिलेंगे।